नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 8। इससे पहले क्लास आपकी 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 के अंतर्गत। और यूनिट 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यूनिट 1 से स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने ये आपकी इससे पहले 7 क्लासें आपकी कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वे क्लासें नहीं देखी तो प्लीज उन क्लासों को भी देख लें। और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी शिक्षण अभिवृत्ति का जो हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करोगे। चलिए जी, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आप अधिगम शैलियां और अनुकूलन के बारे में बात करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आया है आप लोगों के सामने, क्या कौन सा शिक्षार्थी दृश्य शैली से बेहतर सीखता है। बताओ भाई, कौन सा आपका शिक्षार्थी दृश्य शैली से यानी कि देखकर सबसे ज्यादा अच्छी तरह से सीखेगा। ठीक है भाई, देखो भाई इसमें तो कौन सा शिक्षार्थी दृश्य शैली से बेहतर सीखता है उसके बारे में बात की गई। तो दृश्य शैली से देखो, सबसे पहले ए में दिया गया है जो चित्र और चार्ट से समझता है, हो सकता है ये आपका सही हो। दूसरा है जो सुनकर समझता है, तीसरा है जो स्पर्श करके सीखता है, और चौथा है जो रटकर तो आएगा नहीं, ठीक है, और स्पर्श करके भी इसमें नहीं आएगा। अब देखिए इसमें कहा गया कि कौन सा शिक्षार्थी दृश्य मतलब देख कर, तो देखेगा किनको, चित्रों को और चार्टों को। चित्रों को और चार्टों को देखकर समझकर जो आपका बेहतर सीखता है। तो सबसे बढ़िया इसका जो आंसर रहेगा सटीक, वो आंसर रहेगा आपका ए। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो है ठीक है चित्रों और चार्ट को समझकर जो छात्र पढ़ता है दृश्य शैली के माध्यम से वो सबसे बेहतर इसमें सीख पाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आया है, श्रवण शैली वाले शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त विधि है। तो श्रवण शैली वाले शिक्षार्थी के लिए यानी कि जो केवल सुन सकता है, श्रवण यानी कि सुनना, तो सुनने वाली शैली या श्रवण शैली वाले विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि रहने वाली है वो इसमें पूछा गया भाई कौन सी रहेगी। ठीक है, तो कौन सी विधि वो आपकी रहेगी आपको इसमें बताना। देखो भाई इसमें जो विधि रहेगी सुनकर, ठीक है, सुनकर सबसे उपयुक्त जो शिक्षार्थी के लिए जो आपकी विधि होगी वो कौन सी होगी इसमें बताया गया। देखो ए में आपका दिया गया है क्या, ए ऑप्शन में दिया गया आपका चार्ट दिखाकर। देखिए चार्ट दिखाकर तो आपका दृश्य सामग्री में आएगा, वीडियो चलाना, वीडियो देखकर भी आपका दृश्य सामग्री में आएगा, चित्रकारी भी दृश्य सामग्री में आएगी। रह गया कौन सा, व्याख्यान। व्याख्यान मतलब लेक्चर सुनकर। ठीक है, लेक्चर सुनकर विद्यार्थी क्या करेगा, श्रवण शैली से जो है व्याख्यान विद्या या व्याख्यान विधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सक्रिय अधिगम शैली किसे दर्शाती है। तो बताओ भाई सक्रिय अधिगम शैली किसको दर्शाती है, ये आपको इसमें बताना है। तो सक्रिय अधिगम शैली किसको दर्शाएगी ये आपका इसमें ये आपका क्वेश्चन रहेगा भाई, सक्रिय शैली। ठीक है, सक्रिय शैली का मतलब है एक्टिव होकर, एक्टिव अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी कि सीखना। ठीक है, शैली किसे दर्शाती है, तो ए में दिया गया है जो मौन रहता है। ठीक है, सक्रिय शैली मौन को तो बिल्कुल भी नहीं दर्शाएगी। ठीक है, मौन तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है जो प्रयोग करता है और भाग लेता है, हो सकता है, ये आपका सही होती है। इसके अलावा केवल नोट्स बनाता है, केवल भी नहीं आएगा। जो दूसरों को देखता है, दूसरों को देखकर भी नहीं आएगा। सक्रिय अधिगम शैली किसे दर्शाती है, तो जो प्रयोग करता है यानी कि एक्टिव होकर जो काम करता है, प्रयोग करता है प्रयोगशाला में जाकर। इसके अलावा जो भाग लेता है, एक्टिव होकर प्रेजेंट होकर भाग लेगा, तो उसका आंसर सही रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्यक्तिगत अंतर को समझने का श्रेष्ठ तरीका क्या है। व्यक्तिगत अंतर को समझने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया है आपका सभी को एक जैसा पढ़ाना होगा। भाई सभी को एक जैसा पढ़ाएंगे, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि एक ही कक्षा में अलग अलग कैपेसिटी के बच्चे होते हैं, अलग अलग जो है बौद्धिक क्षमता के बच्चे होते हैं, तो एक तरह से नहीं सीख सकते। दूसरा रहेगा छात्रों का अवलोकन और फीडबैक, ये आपका हो सकता है क्योंकि फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, अवलोकन करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा समय पर छुट्टी देना, तो इससे कोई संबंध नहीं है। कठिन विषय पढ़ाना, कठिन विषय पढ़ाओगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो व्यक्तिगत अंतर को समझने का सबसे श्रेष्ठ तरीका जो है फीडबैक लेना है, बच्चों का, अलग अलग बच्चों के बारे में जो है जानना, उनके बारे में जो है समझना, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है, या उनका अवलोकन करना। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग बच्चों के अंदर जो है प्रत्येक बच्चे में क्या अंतर है, क्या उसकी क्षमता है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर बी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में लचीलापन क्यों जरूरी है। बताओ भाई शिक्षण में लचीलापन, लचीलापन का मतलब आसान तरीका, आसान तरीका अपनाना क्यों जरूरी है। ताकि शिक्षक आराम कर सके, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षक को तो आराम देना ही नहीं है। ताकि विषय छोटा हो, विषय छोटा भी नहीं करना,
तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ताकि सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरत पूरी हो सके, बिल्कुल सही है, ये आपका हो सकता है। ताकि सिर्फ रटंत, रटंत भी आपका निगेटिव रहेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। शिक्षण में लचीलापन इसलिए जरूरी है ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरत पूरी हो सके, सभी प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके और उनको कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा आपका कौन सा भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, टॉपिक रहेगा आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं। बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनके बारे में बात करनी है, उनसे संबंधित आपके अगले 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्यक्तिगत अंतर में कौन शामिल या कौन सा शामिल नहीं है। व्यक्तिगत अंतर में कौन सा शामिल नहीं है। सबसे पहले ए में आयु दिया गया है, बी में सामाजिक पृष्ठभूमि दी गई है, सी में है आपका स्कूल भवन का रंग और डी में दिया गया मानसिक स्तर। बताओ, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना कि व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति में, बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में क्या भिन्नता या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, आयु में आपका जो है इसमें कहा क्या शामिल नहीं हुआ। आयु के आधार पर सब में भिन्नता मिल सकती है, किसी की एज कुछ हो सकती है, किसी की एज जो है 20 हो सकती है, किसी की 21 हो सकती है, किसी की 5 साल हो सकती है, किसी की 10 साल हो सकती है। तो कुल मिलाकर आयु अलग अलग हो सकती है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि अलग अलग समाज से बच्चे आते हैं, कोई किसी समाज से आ रहा है, कोई कौन से समाज से आ रहा है, तो समाज की पृष्ठभूमि भी इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भी शामिल नहीं होगा। दूसरा, स्कूल भवन का रंग, स्कूल भवन के रंग से कोई मतलब नहीं है, स्कूल भवन के रंग से कोई मतलब नहीं है, तो कुल मिलाकर यही इसका आंसर सही हो जाएगा। और मानसिक स्तर सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आईक्यू लेवल भी सबका अलग अलग होता है, तो सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, यदि एक छात्र गणित में तेज है और दूसरा कला में, तो यह है क्या अंतर है, ये किस प्रकार का अंतर माना जाएगा, ये आपको बताना। देखो भाई, एक बच्चा जो है वो आपका मान लो कि गणित में बहुत तेज है, गणित में बहुत तेज है, ठीक है। और दूसरा जो बच्चा है वो इन्होंने बताया कि भाई वो कला में क्षेत्र, ठीक है, कला के क्षेत्र में बहुत तेज है। तो ये किस प्रकार का अंतर है, ठीक है, किस प्रकार का अंतर, भौतिक अंतर है। भौतिक अंतर तो नहीं है, क्योंकि भौतिक अंतर होता है शरीर, शारीरिक अंतर होता है, शरीर में अंतर होता है, भौतिक अंतर तो नहीं रहेगा। तो आपका बी तो आपका आना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक यानी समाज से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, एक जो है गणित में तेज है, एक आपका बच्चा कला में तेज है, तो इसमें आपका समाज का क्या अंतर नहीं, समाज का कोई इसमें रोल नहीं है, ना ही आपका भौतिक अंतर रहेगा और ना ही इसमें कोई मानसिक अंतर होने वाला है। इसमें अंतर होने वाला संज्ञानात्मक अंतर, यानी कि समझ कैसी है उसकी। एक बच्चा गणित में बहुत तेज है, रुचि लेता है, गणित में पढ़ता है, दूसरा कला में यानी कि चित्रकारी उसको बहुत ज्यादा पसंद है, कला पसंद है, तो वो उसमें तेज है। यानी कि कुल मिलाकर संज्ञानात्मक अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी रुचि कौन से टॉपिक में ज्यादा अच्छी है, तो वो उसी में अच्छा कर पाएगा। तो आंसर रहेगा इसका आपका सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान न देने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप व्यक्तिगत भिन्नता पर जो है आप क्या करोगे, ध्यान नहीं दोगे, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पर, ये आपको बताना है। सभी छात्र पास हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सभी छात्र पास नहीं होंगे, क्योंकि अगर बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप उन पर ध्यान नहीं दोगे तो सभी बच्चे पास नहीं होंगे, क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा और ना वे फिर पास हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें नहीं हो सकता। दूसरा, फिर सभी खुश रहते हैं, सभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई जो ना प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता पढ़ने की अलग अलग है, तो वे बच्चे आपके क्या रहेंगे, वे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जो कमजोर है, ठीक है, ठीक है। तो आपको उनकी व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना होगा। जो बच्चे कमजोर है उनको जो है अलग से पढ़ाना होगा, जो जिस कैपेसिटी का बच्चा है उसको उसके अनुसार ही पढ़ाने का प्रयास करना होगा। दूसरा, शिक्षण आसान हो जाता है, ठीक है, अगर व्यक्तिगत भिन्नता पर आप ध्यान न दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षण आसान तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ छात्र पीछे रह जाएंगे, ये सही होगा बिल्कुल, क्योंकि जब उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो कमजोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, वे क्या होंगे, वे पीछे रह जाएंगे, ठीक है, वे क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे। तो सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कला में विविध छात्रों के लिए उपयुक्त रणनीति है। बताओ भाई, कक्षा में, सॉरी कला बोल दिया, ठीक है, कक्षा में विविध छात्रों के लिए उपयुक्त रणनीति, ठीक है, उपयुक्त रणनीति है तो क्या होगी, ये आपको बताना है। ए में दिया गया है पद्धति अपनाना, बी में मौन शिक्षा, सी में आपका विविध शिक्षण विधियां अपनाना और डी में दिया गया केवल प्रश्न पत्र सोल्व करना। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा, फटाफट इसका आंसर भाई बता दो आप, ठीक है। बताओ भाई, कक्षा में विविध छात्रों के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी। सबसे उपयुक्त रणनीति
कक्षा में बच्चों के लिए कौन सी हो सकती है, ये आपको इसमें बताना था भाई। ठीक है, चलिए जी देखते हैं इसके आंसर कौन कौन से देंगे। ए में दिया गया आप एक पद्धति अपनाना। अगर एक ही पद्धति अपनाओगे तो ये अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती। मौन रहोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विविध शिक्षण विधियों को अपना सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। केवल प्रश्न पत्र सोल्व करना, ये भी आपका गलत होगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा। ठीक है, कक्षा में विविध छात्रों के लिए उपयुक्त जो सबसे उपयुक्त जो रणनीति होती है वो होती है अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाना, अलग अलग जो विधियों के माध्यम से उनको समझाना, ताकि उनकी समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, और उस विधि को सरल या आसान शब्दों में, बल्कि उनकी भाषा में, जिस क्षेत्र के वे बच्चे हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा में अगर समझाया जाए तो वे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। जिन बच्चों को विशेष जो है आवश्यकता होती है, जैसे मान लो कुछ बच्चे विकलांग है, कोई अंधा है, तो कुल मिलाकर उनको क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि उनको प्रतिभाशाली बच्चे तो कहा नहीं जाएगा, ना साधारण बच्चे कहा जाएगा और ना ही तेज। दिव्यांग उनको नाम दिया गया, या विशेष विद्यार्थी के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो आसान सा आंसर था इसका, सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्यवहारिक रणनीति से, व्यवहारिक रणनीति वाले टॉपिक से संबंधित रहेगा। तो कक्षा में धीमे विद्यार्थी के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? बताओ भाई। जो बच्चे कक्षा में धीमे हैं, यानी कि पढ़ने में जो है थोड़े पीछे हैं, वीक हैं, तो उनको क्या जो है, उनके लिए क्या उपाय आप लोगों को अपनाना चाहिए? उनके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? क्या उन्हें डांटना चाहिए? डांटोगे तो जो ना वे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, उसे व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, ये हो सकता है, और उसे निकाल देना भी नहीं चाहिए। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा। यानी कि ऐसे बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है जो बच्चे क्या हैं, जो बच्चे कक्षा में बहुत धीमे हैं, पढ़ने में बहुत जो है पीछे हैं, तो उन पर अलग से आपको ध्यान देना होगा, तभी वे आपके पढ़ाई में क्या होगा, आगे बढ़ पाएंगे, तभी वे आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है उसे व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। टीचर को क्या करना होगा? व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, और बच्चे को भी आपका जो है उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षण यानी कि आपका इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? सभी को समान रटना चाहिए, सभी को समान रटना, रटाना है, ये सभी को समान रटाना, तो ये तो हो नहीं सकता। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना हो सकता है। स्वयं पढ़ना, ये भी नहीं होगा। केवल परीक्षा देना लेना, ये भी नहीं होगा। तो बी आंसर आपका इसमें सही होगा। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि एक आपका गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे को केंद्र में रखकर अपने शिक्षण को अपनाए, अपनी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करे, ताकि उस बच्चे का विकास हो सके। क्योंकि मेन जो आपका माना गया है वो माना गया छात्र, बच्चे को माना गया, सेंटर में बच्चे को रखा गया है। बच्चे का विकास होगा तभी आपका शिक्षण अच्छा माना जाएगा या गुणवत्ता युक्त माना जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, एक शिक्षक को छात्र की किस विशेषता पर सबसे पहले अवलोकन करना चाहिए? यानी कि एक छात्र जो है टीचर जो है, अध्यापक जो है, ठीक है, उसे सबसे पहले छात्र की किस बात पर ध्यान देना चाहिए? क्या ड्रेस पर ध्यान देना चाहिए, बोलचाल पर ध्यान देना चाहिए, या सीखने की गति और शैली पर ध्यान देना चाहिए, या फिर जाति पर? देखो, जाति पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जाति पर ध्यान दोगे तो जो ना वो अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता। ऐसे जो ना उससे तो आपका क्या होगा कि भेदभाव हो जाएगा। दूसरा, फिर ड्रेस भी आपका बाद का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ड्रेस ही देखनी चाहिए और बोलचाल का भी आपका बाद में रहेगा। सीखने की उसकी गति और शैली, बच्चे की गति क्या है, बच्चे की सीखने की कितनी क्षमता है उसके अंदर और कैसी उसकी शैली है, इस विशेषता पर सबसे पहले अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। तभी उसको पढ़ाने का जो है, पढ़ाने में उसको जो है अपना जो है शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा आसानी से सीख सके। तो सी आंसर इसमें आपको देखने को सही मिलेगा भाई। ठीक है, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, समूह कार्य के क्या लाभ होते हैं, या समूह कार्य से क्या लाभ होता है? समूह कार्य से क्या लाभ होता है आपको इसमें बताना है। देखो भाई, ऑप्शन ए में दिया गया है आपका अनुशासन की कमी होगी। अगर आप समूह में काम करोगे तो क्या अनुशासन की कमी होगी? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सहयोग और संचार का विकास होगा, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। जब आप समूह में काम करोगे तो अच्छा काम करोगे और ज्यादा काम करोगे। ठीक है, शिक्षण में रुकावट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा। सहयोग और संचार का विकास होगा, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब हम लोग समूह में काम करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरा क्या होगा, फिर संचार यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बातचीत करेंगे आपस में, तो काम अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। तो कुल मिलाकर आंसर जो रहने वाला है बी आंसर सही होगा। सहयोग और संचार विकास इसमें देखने को आपको मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, किशोर छात्रों को बेहतर समझाने के लिए आवश्यक है। बताओ भाई, किशोर छात्रों को बेहतर समझाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जो किशोर बच्चे होते हैं, पहले तो आप ये बताओ कि उनकी एज क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि 12 साल से लेकर 18 साल का जो बच्चा होता है उसको किशोर कहा गया है, और 18 साल से जो ऊपर का बच्चा होता है उसको वयस्क माना गया है।
ठीक है जी, यूजीसी के द्वारा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं भाई, किशोर छात्रों को बेहतर समझाने के लिए आवश्यक क्या होगा? क्या उन्हें डांट सकते हैं? जी नहीं। डराना होगा? जी नहीं। केवल किताब से पढ़ाना होगा? जी नहीं। तो सी आंसर आपका सही रह गया। उनकी भाषा और संदर्भ में उदाहरण देने होंगे, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जिसको वे समझते हैं, उसमें उनको पढ़ाओ और उसी के संदर्भ में उनको एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, ताकि वे आसानी से उस चीज को समझ सकें। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले जो क्वेश्चन मिलेंगे वे आपको मिश्रित मिलने वाले हैं, ठीक है, तुलना, उदाहरण और व्यवहार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। अगले 5 क्वेश्चन इसी प्रकार के हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। वयस्क शिक्षार्थी, ठीक है, वयस्क शिक्षार्थी के स्व प्रेरणा, स्व प्रेरणा मतलब जो ना खुद मोटिवेशनल, आत्मनिर्भरता या आत्म जो है प्रेरणा, ठीक है, स्व प्रेरणा होती है, इसका अर्थ क्या है? वयस्क शिक्षार्थी में स्व प्रेरणा होती है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि किशोर जो बच्चा होता है, 12 साल से 18 साल का जो बच्चा होता है, 12 वर्ष से जो 18 वर्ष का बच्चा होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास जो है भर भर के होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? वह बाहर से प्रेरित होता है, हो सकता है, भी कह नहीं सकते। वह खुद से सीखने को तत्पर होता है, ये भी सही हो सकता है। उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाए, बिल्कुल गलत। वह केवल पैसा चाहता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखो ए और बी दो ऑप्शन हैं, इन दो ऑप्शनों में से ही कोई एक आंसर इसका आपका सही रहेगा। अब कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना। देखो भाई, ठीक है, देखो इस प्रकार का जो बच्चा रहेगा, वयस्क जो बच्चा होता है, वयस्क जो बच्चा होता है वो बाहर से प्रेरित नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? खुद के अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से, ठीक है, कहा गया ना, ठीक, स्व प्रेरणा। स्व प्रेरणा का मतलब है कि आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा? खुद से सीखने को तत्पर होता है। तो सही सबसे सटीक जो आंसर होगा वो बी होगा। अगर बी ऑप्शन में ना होता तो फिर आपका इसमें ए भी आप इसमें लगा सकते थे। तो सबसे सटीक जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोर शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती होती है। बताओ भाई, किशोर शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या मिलेगी? पाठ्यक्रम होती है? जी नहीं। शिक्षक होती है? ये भी शायद नहीं होगा। भावात्मक अस्थिरता सबसे बड़ी, और पाठ्य पुस्तक की भाषा भी नहीं होगी, पाठ्यक्रम भी नहीं होगा, शिक्षक भी नहीं होगा, लेकिन भावात्मक अस्थिरता। इस एज के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी भावनाओं में डूबते हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में जो भावनाओं में आकर जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा भावात्मक अस्थिरता। यानी कि उनका मन जो है स्थिर नहीं होता, उनका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं। आज सोचते हैं कि मैथ में अच्छा करने वाले, कल को सोचते हैं जी मैथ में नहीं कला में अच्छा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो ना किसी भी टॉपिक को, किसी भी कार्य को करने के लिए वे क्या करते हैं? अस्थिर होते हैं। मतलब एक जगह से एक जगह पर आपका टिक नहीं पाते, स्थायी नहीं हो पाते। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का क्या कार्य है? प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल, मोटिवेशनल का काम क्या है? प्रेरणा का काम क्या है? बताओ भाई। बहुत आसान सा ये इसका आंसर होने वाला है, देखो, ठीक है। देखिए जी, छात्रों को चुप रहना तो ये प्रेरणा का कार्य नहीं हो सकता। उन्हें पढ़ाई के लिए उत्साहित करना ये हो सकता है। अनुशासन लागू करना ये भी कोई ज्यादा नहीं रहेगा इफेक्टिव, और सजा देना तो बिल्कुल भी होगा नहीं। तो आपका इसमें देखो बी और सी सही है, लेकिन बी सबसे ज्यादा सटीक आंसर इसका रहने वाला है। इनमें भी देखना होगा सबसे सही, सबसे ज्यादा सटीक आपका कौन सा होगा। तो प्रेरणा का जो कार्य होगा, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मतलब उन्हें उत्साहित करना पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोर छात्र को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? बताओ जी, किशोर जो छात्र है उसको प्रभावित करने का, उसे उत्साहित करने का पढ़ने के लिए कौन सा सबसे सटीक तरीका आपका हो सकता है? क्या उसको सजा दोगे? सजा दोगे तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा, बिगड़ जाएगा, भावनाओं में बहेगा, ठीक है, और अध्यापक को अपना शत्रु समझने लगेगा। दूसरा क्या, उसकी तुलना नहीं करनी। एक दूसरे से तुलना करोगे तो ये भी निगेटिव रहेगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, फीडबैक सही देना उसको, ठीक है, उसकी तारीफ करना, उसे जो है और बच्चों के समान जो है लाने का प्रयास करना, ठीक है, ताकि वो अच्छा सीख सके, प्रोत्साहित हो सके प्रभावी तरीके से। उसको ऐसे ही आपका क्या कर सकते हैं? उसके अंदर मोटिवेशनल उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं आप। कैसे? सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर, यानी कि उसकी तारीफ कर कर, उसकी जो है उसको जो है अच्छा साबित करके आप लोग उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और पाठ रटवाना तो बिल्कुल भी होगा नहीं। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वयस्क शिक्षा में अनुभव का उपयोग कैसे होता है? बताओ भाई। वयस्क जो शिक्षा है उसमें अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसका प्रयोग, उपयोग कैसे किया
जाता है, ये आपको इसमें बताना है। चलिए जी देखते हैं भाई इसका आंसर क्या रहेगा। भूल जाना तो हो नहीं सकता भाई, अनुभव का मतलब भूल जाना कहीं से होगा, दरकिनार भी नहीं करोगे आप। अधिगम की नींव बनाना ये हो सकता है, और डराना भी बिल्कुल आपका नहीं आएगा। देखो ये भी निगेटिव शब्द है, ये भी आपका निगेटिव शब्द है, और ये भी निगेटिव शब्द है, और ये भी निगेटिव शब्द। तो पॉजिटिव जो शब्द रहेगा भाई वही आंसर है, सीधी सी बात है। वयस्क शिक्षा में अनुभव का उपयोग कैसे किया जाएगा? अधिगम यानी कि सीखने की नींव बनाना, सीखने के लिए एक नींव तैयार करना। आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का बहुत अच्छा, तो आप क्या करोगे, बच्चे को समझाने का शुरुआत से जो ना जड़ से समझाओगे, ताकि धीरे 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 उसकी समझ में आता रहे। तो क्या करोगे आप, अधिगम की नींव बना रहे हो उसमें, ठीक है, अधिगम की नींव बनाना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इस आपका क्लास का और पीवाईक्यू का, नीतिगत शैक्षिक दृष्टिकोण, नीतिगत या शैक्षिक दृष्टिकोण। तो उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगले जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अगले जो 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो ये रहेंगे आपके नीतिगत या शैक्षिक दृष्टिकोण से संबंधित। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है वो है आपका क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 किसे केंद्र में रखती है? बताओ भाई, केंद्र में किसको रखा है? बहुत आसान सा इसका आंसर है, बहुत आसान सा इसका आंसर है। देखो ये क्वेश्चन आपके जो ये आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 आपकी सीडीपी से संबंधित है, ठीक है, सीडीपी से संबंधित है। यानी कि जो आपका आपका सीटेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं या टीचर के जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलती है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। और इससे लगभग आपके वहां पर, ठीक है, वहां पर अगर हम बात करें तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीडीपी से, ठीक है, सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसी से संबंधित, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये यूनिट आपकी अलग से यूनिट दी गई है और इसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसे केंद्र में रखती है? क्या अध्यापक को केंद्र में रखेगी? बिल्कुल भी नहीं, अध्यापक को तो केंद्र में बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, और ना ही पाठ्यक्रम को केंद्र में रखा गया, और ना ही परीक्षा को। सीडी जो एनईपी 2020 में कहा गया छात्र को केंद्र में रखकर आपको शिक्षा देनी है, छात्र को प्रमुख मानकर, छात्र को सर्वे सर्वा मानकर ही आपको शिक्षा प्रदान करनी है, कुल मिलाकर बच्चे का विकास करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर छात्र आपका केंद्र में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव जो है इवोल्यूशन किसे संबोधित करता है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो भाई ए में दिया गया आपका केवल परीक्षा, बी में दिया गया है कि आपका बी ऑप्शन में, देखो भाई क्या दे रखा, बी ऑप्शन में दिया गया है आपका छात्रों की समग्र प्रगति, और सी में दिया गया आपका शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति, और आपका डी ऑप्शन में दिया गया क्या भाई, रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो ए में दिया गया आपका केवल परीक्षा, देखो केवल परीक्षा तो आपका इसमें आना नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा क्या भाई, निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, ये तो हो गया आंसर कैसा, निगेटिव, तो ये तो आना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। छात्रों की समग्र प्रगति यानी कि सभी छात्रों का विकास करना, ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक की उपस्थिति, ये कोई ज्यादा सटीक आंसर नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड, ये भी ज्यादा सटीक है। तो बी आंसर इसमें आपका सबसे सटीक रहेगा भाई, ठीक है। बी आंसर इसमें आपका सबसे सटीक या सबसे सही आपका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगर आपका बी ना होता तो फिर आप जो है सी को भी इसमें लगा सकते थे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का लक्ष्य क्या है? बताओ भाई, वयस्क जो शिक्षा है उनके जो कार्यक्रम है उनका लक्ष्य क्या होता है? क्या इनका लक्ष्य केवल बच्चों को पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, सरकारी परीक्षा कराना ये भी नहीं है। आजीविका साक्षरता और जागरूकता सबसे बेस्ट, सबसे सटीक जो रहेगा, हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है ताकि वे आजीविका प्राप्त कर सके, पढ़ने के बाद आजीविका प्राप्त कर सके, साक्षर हो सके और जागरूक हो सके, उनके अंदर आत्मविश्वास जाग सके, और उनके अंदर का जो स्किल है वो भी उजागर आपका हो सके या उसका विकास हो सके। तो कुल मिलाकर सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा भाई, ठीक है। और स्कूल खोलना भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में ही समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सबको शिक्षा, ठीक है। कुछ छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। सबको एक जैसा पाठ पढ़ाना भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्षमता सबकी अलग अलग है, कुछ विकलांग बच्चे हैं, कुछ जो है कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत कम है, कुछ का बहुत ज्यादा हाई है, तो एक जैसा पाठ सबको नहीं पढ़ा सकते आप। सभी छात्रों की विविधता को मान्यता देना, ये बिल्कुल सही है। केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना, तो बाकी पे कौन देगा भाई, है जी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सभी छात्रों की विविधता को मान्यता देना, ये बिल्कुल सटीक आंसर होगा, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को देखना है, ध्यान रखना है, और उनको ध्यान में रखकर ही आपको शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी की विशेषताओं को समझना आवश्यक है, ताकि क्यों समझना आवश्यक है पूछा गया, ठीक है। शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी जो होता है उसकी विशेषता क्या क्या है, इसको समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? शिक्षक अपना समय बचा सकता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। सभी को एक पाठ पढ़ाया जा सकता है, ये भी नहीं।
प्रभावी शिक्षण किया जा सके, ये बिल्कुल सही हो सकता है। सभी वो परीक्षा सरल बनाई जाए, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा, इसका सबसे सटीक आंसर जो रहेगा, एक शिक्षार्थी की विशेषता को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस बच्चे को प्रभावी रूप से शिक्षण प्रदान किया जा सके। मान लो एक बच्चा पढ़ने में बहुत हाई है तो उसे उसके लेवल का पढ़ाया जाए, एक बच्चा पढ़ने में थोड़ा डाउन मीडियम है तो उसे मीडियम लेवल का पढ़ाया जाएगा, एक बच्चा पढ़ने में बिल्कुल आपका कमजोर है तो उसे जो है आपका शुरुआत से आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी वो जाकर जो हाई लेवल तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि प्रभावी शिक्षण किया जा सके। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका, ताकि सभी को सॉरी बच्चे को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सके उसकी क्षमता के अनुसार। तो सी आंसर इसमें आपका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई आज आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? ठीक है, तो जो है आपका हिना चौधरी का, ठीक है, एक आपका कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सर जो है थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से बताया करो, तो आज मैंने प्रयास किया है आप लोगों को, ठीक है, डिटेल से बताने का इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए जी, तो अगली जो क्लास रहने वाली है हमारी वो भी आपकी आपकी जो है वो रहेगी आपकी शिक्षण प्रभावक जो तत्व होते हैं उनसे संबंधित आपकी क्लास रहेगी जी। तो अगली जो 9वीं क्लास आएगी वो उससे संबंधित रहेगी। इस यूनिट की मैं आपको इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि लगभग आपकी 20 से ज्यादा क्लासें ही आपको देखने को मिलेगी। एक यूनिट में लगभग आपकी 20 से ज्यादा क्लासें इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो है हम लोगों के पास काफी लंबा समय है अभी। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, दिसंबर 2025